कपूर खानदान बॉलीवुड का एक ऐसा खानदान है जिसके बारे में अगर आप परत दर परत हटाते जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे काले कारनामे खुलकर सामने आएंगे। जहां कपूर परिवार की पूरी हिपोक्रेसी और परिवार के हर एक सदस्य की काली सच्चाई आपके सामने आएगी, जो कि बड़ी ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली होगी और आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, ऋषि कपूर के बारे में तो हमने एक वीडियो में काफी डिटेल में बात की थी, लेकिन आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपूर खानदान की एक ऐसी बगावती एक्ट्रेस के बारे में जिसने कपूर खानदान की लड़कियों के लिए फिल्मों में रास्ते खोले। नहीं तो इसके पहले तक ऐसा था कि कपूर खानदान की लड़कियां और बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं। हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी से आने वाली करिश्मा कपूर के बारे में, जो बॉलीवुड 90s की एक बहुत ही खूबसूरत और टॉप की एक्ट्रेस रही हैं और उस समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं। लेकिन अगर आप करिश्मा कपूर की पूरी लाइफ को देखेंगे तो बिल्कुल बचपन से लेकर अभी तक उनकी लाइफ इतनी ज्यादा मैच्ड अप रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको सबने समय समय पर अपने इशारों पर नचाया है और उनसे काम निकल जाने के बाद में, उनको इस्तेमाल कर देने के बाद में ऐसे ही छोड़ दिया है। करिश्मा कपूर का फिल्मी करियर जितना बेहतरीन रहा, उतने ही मैच्ड अप और उतनी ही उलझी हुई उनकी पर्सनल लाइफ रही। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की मृत्यु हो गई थी, जिनकी लगभग 33,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर आज भी विवाद चल रहा है। मतलब करिश्मा कपूर के जो एक्स हस्बैंड थे संजय कपूर, उनके पास में इतनी प्रॉपर्टी थी कि पूरे कपूर खानदान को भी अगर मिला दें तो इनके पास में इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। करिश्मा कपूर की लाइफ बहुत ज्यादा उलझी हुई रही। कैसे अभिषेक बच्चन के साथ में उनकी सगाई टूटी और बाद में आगे चलकर संजय कपूर से उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद उनके पति संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहा। करिश्मा कपूर के हस्बैंड संजय कपूर एक बिलियनियर थे और उनकी लाइफ स्टाइल इतनी हाई फाई थी कि ब्रिटेन में प्रिंस विलियम उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अक्सर रईसों के बीच में उनका उठना बैठना लगा रहता था और उनकी लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसी ही थी। और करिश्मा कपूर से शादी हो जाने के बाद उनके हस्बैंड करिश्मा कपूर को वाइफ स्वैपिंग में इन्वॉल्व करना चाहते थे। वाइफ स्वैपिंग का मतलब ये है कि बीवियों की अदला बदली। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ये बहुत सारी चीजें नॉर्मल हैं। इस प्रोसेस में होता कुछ ऐसा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के पास में भेजता है और उसकी वाइफ एक रात के लिए इसके पास में आती है। और संजय कपूर की शादी तो बॉलीवुड की नामी गिरामी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुई थी, जिनको ऑलमोस्ट हर कोई जानता था। खूबसूरती के मामले में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। तो करिश्मा कपूर को वो वाइफ स्वैपिंग में इन्वॉल्व करना चाहते थे। अब ये सारी बातें शायद आपको यहाँ पर सुनकर थोड़ी अजीबो गरीब लग रही होंगी, लेकिन बिलियनियर और मिलेनियर लाइफ स्टाइल में ये सारी बातें नॉर्मल हैं। यहाँ तक कि उन्होंने करिश्मा कपूर को कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित किया था। यानी कि वो चाहते थे कि करिश्मा कपूर उनके एक खास दोस्त के साथ में एनल सेक्स करें। और इन सारी बातों को लेकर करिश्मा कपूर और संजय कपूर में शादी के बाद से ही झगड़े शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि संजय कपूर कई बार पब्लिकली और प्राइवेटली करिश्मा कपूर के ऊपर हाथ भी उठाते थे। तो इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में एक एक करके हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में बताने वाले हैं। साथ ही साथ जिन परिस्थितियों में संजय कपूर की ये मृत्यु हुई थी कि एक मधुमक्खी उनके गले में चली गई थी और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ये एक नॉर्मल मृत्यु नहीं थी, इसके पीछे एक काला जादू था। और क्या संजय कपूर के ऊपर ये काला जादू करिश्मा कपूर ने किया था या फिर किसी और ने किया था, हम एक एक करके काफी डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि करिश्मा कपूर भी कहीं दूध की धुली नहीं थी। खैर, यहाँ पर हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करेंगे और जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो हमारे नॉर्मल वीडियो से थोड़ी लंबा हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस पूरे केस की स्टडी करेंगे और हर एक चीज की एनालिसिस करते हुए एक कंक्लूजन भी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। अब देखो, कपूर खानदान में हमेशा से ही दिखावा और हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा रही है और ये किसी से छुपी नहीं है। पृथ्वीराज कपूर के बाद में राज कपूर और राज कपूर के बाद में रणधीर कपूर और ऋषि कपूर जैसे लोग इस परिवार में आए, जहां पृथ्वीराज कपूर ने इस परिवार के लिए कुछ नियम पहले से ही बना दिए थे कि इस परिवार की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी और न ही बहुएं काम करेंगी। और ये परंपरा आगे भी फॉलो होती रही। जैसे रणधीर कपूर, जो कि करिश्मा कपूर के पिता हैं, उनकी शादी हुई थी एक जानी मानी एक्ट्रेस बबीता कपूर के साथ में, जो अपने समय की एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। लेकिन रणधीर कपूर से शादी हो जाने के बाद में उन्हें फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ा था। ठीक ऐसा ही हुआ था ऋषि कपूर की वाइफ नीतू कपूर के साथ में, जो शादी के पहले एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया था। लेकिन जैसे ही उनकी ऋषि कपूर से शादी हो गई, उसके बाद में उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब देखो, राज कपूर की दो बेटियां थीं, रीमा कपूर और रितु नंदा। इन दोनों को भी फिल्मों में कभी आने नहीं दिया गया।
रणबीर कपूर की जो बहन है रिद्धिमा कपूर, उनको भी फिल्मों में काम करना अलाउ नहीं था और ऋषि कपूर इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर की 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। 1974 में करिश्मा कपूर का जन्म हुआ था और उनके पिता रणधीर कपूर उस समय तक कई फिल्मों में बतौर एक्टर और डायरेक्टर काम कर चुके थे। हालांकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम तो किया था, लेकिन वो कोई इतने सफल एक्टर और डायरेक्टर कभी नहीं थे। और आगे चलकर तो 80s में ऐसा दौर आया जब रणधीर कपूर को फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया और वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। वैसे शराब पीना, बीफ खाना, ये सब कपूर खानदान के लिए बहुत ही नॉर्मल चीजें थीं। हालांकि फिर भी अगर देखा जाए तो रणधीर कपूर के छोटे भाई ऋषि कपूर उनके कंपैरिजन में फिल्मों में काफी सफल रहे। खैर, रणधीर कपूर का पुराना पैसा चल रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा कोई नया काम और नई फिल्में मिल ही नहीं रही थीं और कहीं न कहीं आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती जा रही थी और शराब के नशे में बहुत ज्यादा रहते थे। मोटापा हद से ज्यादा होने लगा था। खैर, जैसे तैसे ये चीजें चल रही थीं और उनकी पत्नी बबीता कपूर इन सबको मैनेज कर रही थीं। लेकिन आगे चलकर करिश्मा कपूर जैसे ही लगभग 15 साल की हुई तो उन्होंने फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा जताई। हालांकि ये पहले से ही करिश्मा कपूर को पता था कि उनके परिवार वाले इतनी आसानी से उन्हें फिल्मों में काम करने नहीं देंगे। लेकिन करिश्मा कपूर का ये कहना था कि उन्होंने बचपन से अपने दादा राज कपूर को, अपने पिता और अपने चाचा को फिल्मों में काम करते हुए देखा है और कहीं न कहीं फिल्म के सेट पर और कैमरों के सामने ही उनका बचपन बीता है, तो वो भी फिल्मों में काम करना ही चाहती हैं। अब रणधीर कपूर तो उस समय वैसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और बबीता कपूर भी इन सारी चीजों को देख रही थीं और साथ ही साथ उनके मन में कहीं न कहीं ये भी गिल्ट था कि उन्हें भी फिल्मों में काम करने से मना किया गया। तो जब उनकी बेटी करिश्मा कपूर 9th क्लास में थी, लगभग 15 साल की, तो उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई और अपनी माँ से इसके बारे में बात की। अब यहाँ पर बबीता कपूर ने उनकी बेटी को मना करने के बजाय अपनी बेटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ, तुम फिल्मों में काम करना। और इसके बारे में बबीता कपूर ने रणधीर कपूर से बात की तो रणधीर कपूर ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। मतलब भले ही वो आर्थिक तंगी से गुजर जाएंगे, लेकिन उनकी बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी। और ये कुछ वैसा ही था कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। लेकिन बबीता कपूर इन सारी चीजों को काफी लंबे समय से देखती आ रही थीं और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी करिश्मा कपूर को सपोर्ट करेंगी। तो रणधीर कपूर और बबीता कपूर के बीच में काफी झगड़ा हुआ और फाइनली बबीता कपूर ने इस घर को ही छोड़ दिया और अपनी दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को लेकर वो कपूर खानदान के ही एक दूसरे घर में अलग रहने लगीं। ये लगभग 1987 और 88 के आसपास की बात है, लगभग उसी समय के आसपास की जब कपूर खानदान फिल्म हिना बना रहा था। आपको बता दें कि रणधीर कपूर से लड़ाई करने के बाद में बबीता कपूर अलग घर में रहने लगी थीं और अपनी बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को उन्हीं ने पाला। उनका पूरा खर्च भी बबीता कपूर ने उठाया। उन्होंने एक बुटीक सेंटर भी खोला था और ऐसे करके वो अपना और अपनी बेटियों का खर्च चलाने लगी थीं। अब देखो, यहाँ पे बबीता कपूर को कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ चुकी थीं कि रणधीर कपूर का करियर तो बहुत ज्यादा डाउन है और पैसे ज्यादा कहीं से आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर करिश्मा कपूर फिल्मों में काम करना चाहती हैं तो उन्हें फिल्मों में काम करने देना चाहिए। अब करिश्मा कपूर जब फिल्मों में काम करने के लिए अवेलेबल हो गईं, कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को पता चला कि राज कपूर की पोती फिल्मों में काम करना चाहती है। तो अब ये नाम ही काफी था और बिना किसी ऑडिशन के करिश्मा कपूर के पास में 4-5 फिल्में आ गईं, जिनमें से पहली फिल्म थी सलमान खान के साथ में निश्चय, जिनमें करिश्मा कपूर को बिना किसी ऑडिशन के ही साइन कर लिया गया था, जिसकी शूटिंग करिश्मा कपूर ने सबसे पहले शुरू की थी, लेकिन ये फिल्म थोड़ी डिले हो गई थी। और इसके पहले करिश्मा कपूर की हरीश के साथ में डेब्यू फिल्म रिलीज हो गई थी साल 1991 में, प्रेम कैदी, जो एक तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। और इस तेलुगु फिल्म के रीमेक में हरीश हमें लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और हिंदी फिल्म में भी हरीश करिश्मा कपूर के अपोजिट नजर आए। और साउथ के डायरेक्टर के मुरली मनोहर राव ने फिल्म का डायरेक्शन किया था। और ये फिल्म करिश्मा कपूर को केवल एक ही शर्त पर मिली थी कि करिश्मा कपूर इसके एक सीन में हमें स्वयं सूट पहने हुई नजर आएंगी। ये फिल्म जब बन रही थी उस समय करिश्मा कपूर मात्र 16 साल की थी और करिश्मा कपूर ने इसमें ये स्वयं सूट पहना भी था। हालांकि उस समय फिल्म प्रेम कैदी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन करिश्मा कपूर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे थे कि राज कपूर की पोती फिल्मों में काम कर रही है और उसने स्वयं सूट भी पहना है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब ये फिल्म उनके चाचा ऋषि कपूर ने देखी और करिश्मा कपूर को ये स्वयं सूट पहने हुए देखा तो वो काफी नाराज हुए और उन्होंने करिश्मा कपूर को काफी खरी खोटी भी सुनाई थी कि तुमने कपूर खानदान की नाक कटवा दी है। पहले से क्या कम खराब दिन चल रहे थे जो अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि कपूर खानदान की लड़कियां भी फिल्मों में ऐसे स्वयं सूट और छोटे कपड़े पहने हुए नजर आएंगी। मतलब आलम ये था कि ऋषि कपूर तो उस समय गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो गए थे।
लेकिन अब चूंकि करिश्मा कपूर और करीना कपूर अपनी मां बबीता कपूर के साथ में अलग घर में रहती थीं, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और करिश्मा कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में उनको जवाब देते हुए ये बोला था कि जितने लोगों ने भी ये फिल्म देखी है वो बस यही कह रहे हैं कि करिश्मा कपूर ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। उनमें से एक भी शख्स ये नहीं बोल रहा है कि करिश्मा कपूर इस स्विम सूट में कितनी हॉट लग रही हैं। तो ये केवल ऋषि कपूर की मानसिकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो अगर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाएंगी तो क्या साड़ी और सूट पहन कर जाएंगी? उन्हें तो स्विम सूट पहनना ही पड़ेगा। खैर, इन दोनों के बीच में उस समय काफी नोकझोंक हुई थी और वो काफी चर्चा में बनी रही थी। वैसे यहाँ पर कपूर खानदान की लड़कियों के लिए जो हिपोक्रेसी है या जो दिखावा है वो खुलकर सामने आ जाता है कि अगर इस खानदान की खुद की बेटी स्विम सूट पहने या ऐसे छोटे कपड़े पहनकर पर्दे पर नजर आए तो इन्हें आपत्ति होती है। लेकिन वहीं कपूर खानदान के राज कपूर ने अपने करियर में ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनमें चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो या फिर राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में हों, जिसमें एक झरने के नीचे उन्होंने मंदाकिनी को बिल्कुल एक सफेद ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनाई थी। और ये ट्रांसपेरेंट साड़ी उन्होंने इसलिए पहनाई थी कि ये साड़ी जैसे ही गीली होगी तो साड़ी के आर पार दिखने लगेगा। और राम तेरी गंगा मैली के इस गाने में अगर आप मंदाकिनी को नहाते हुए देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा नग्नता थी। तो कहीं ना कहीं ये कपूर खानदान की दोहरी मानसिकता को भी दिखाता है कि उनके खानदान की लड़कियां और दूसरे खानदान की लड़कियों को पर्दे पर कैसे भी दिखा दो। वैसे करिश्मा कपूर के बचपन में भी एक इंसिडेंट हुआ था जब करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। अब चौथी पीढ़ी में करिश्मा कपूर सबसे बड़ी थी और जब बबीता कपूर करिश्मा कपूर के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उस समय राज कपूर ने यह बोला था कि वो अपनी पोती का चेहरा तभी देखेंगे जब उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसे ही नीली होंगी। और ये उनकी शर्त है, अगर उसकी आंखें नीली नहीं होंगी तो वो उसका चेहरा नहीं देखेंगे। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि करिश्मा कपूर की आंखें भी बिल्कुल राज कपूर के जैसे ही नीली थीं और फिर उन्होंने करिश्मा कपूर को अपनी गोद में लिया था। मतलब ये कौन सी बात है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, फिर उसकी आंखें नीली हो, काली हो, भूरी हो, पीली हो या कैसी भी हो। खैर, शुरुआत में करिश्मा कपूर ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उस समय उनके लड़कों जैसे चेहरे को लेकर उनका काफी मजाक बनाया गया, जहां कई लोगों ने तो उस समय करिश्मा कपूर को फीमेल रणधीर कपूर तक बोल दिया था। खैर, करिश्मा कपूर लगातार फिल्मों में काम करती ही चली गईं और 1991 में प्रेम कैदी के बाद में 1992 में उनकी टोटल 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के, दीदार और जिगर जैसी फिल्में शामिल रहीं। जिनमें से बाकी 5 फिल्में तो कुछ खास नहीं चल पाईं, लेकिन फिल्म जिगर सुपर डुपर हिट रही थी, जो कि करिश्मा कपूर की अजय देवगन के साथ में आई पहली फिल्म थी। और जिगर के बाद में भी उन्होंने अजय देवगन के साथ में संग्राम, शक्तिमान और धनवान जैसी फिल्मों में काम किया। वैसे ये फिल्में कुछ बहुत ज्यादा नहीं चल पाई थीं, लेकिन 1993 में वेंकटेश के साथ में आई करिश्मा कपूर की फिल्म अनाड़ी सुपरहिट रही थी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि करिश्मा कपूर बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म में भी नजर आने वाली थीं, जिसको उस समय शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म लगातार डिले होती चली गई और बाद में ये फिल्म बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना के साथ में बनी थी बरसात के नाम से, जिसको राजकुमार संतोषी ने बनाया था। 1992 और 93 के आसपास करिश्मा कपूर और अजय देवगन के बीच में भी अफेयर शुरू हो गया था, जहां अजय देवगन भी नए नए बॉलीवुड में आए हुए थे और करिश्मा कपूर भी बिल्कुल नई नई ही थीं। दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन इस प्यार के बीच में रवीना टंडन की भी एंट्री हो गई, जहां रवीना टंडन का ये कहना था कि अजय देवगन उनको लव लेटर लिखते थे और पहले अजय देवगन उनको प्यार करते थे। और उस समय करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच में कई सालों तक कैट फाइट चलती रही। ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं, यहाँ तक कि मीडिया में भी उस समय ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतने तीखे शब्दों का यूज करती थीं कि रवीना टंडन ने तो एक समय ये बोला था कि अगर अजय देवगन और करिश्मा कपूर के बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल जेब्रा के जैसे होंगे, यानी कि काले और सफेद। वैसे इन तीनों के लव अफेयर के बारे में और कंट्रोवर्सी के बारे में हम अपने कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो यहाँ हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन उस समय करिश्मा कपूर और अजय देवगन की ये बातें शादी तक भी आ गई थीं, लेकिन कपूर खानदान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि कपूर खानदान ये चाहता था कि उनकी बेटी करिश्मा कपूर का रिश्ता उनके बराबर के खानदान में हो या उनसे ऊंचे परिवार में हो, जो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हों। लेकिन अब अजय देवगन तो यहाँ पर नए नए आए हुए थे और उनके पिता वीरू देवगन एक फाइट डायरेक्टर थे, और कपूर खानदान को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उनकी बेटी की शादी एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे के साथ में हो जाए। खैर, आगे चलकर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अजय देवगन की जिंदगी में काजोल आई और काजोल से उन्होंने शादी कर ली थी। करिश्मा कपूर की लाइफ और आगे बढ़ी और साल 1994 करिश्मा कपूर के करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां इस साल करिश्मा कपूर की बैक टू बैक 9 फिल्में रिलीज हुई और इनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही थीं। जहां इस साल वो हमें प्रेम शक्ति, राजा बाबू, दुलारा, खुद्दार, अंदाज, आतिश, सुहाग और गोपी किशन जैसी फिल्मों में नजर आईं। और इस समय तक करिश्मा कपूर की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी थी।
और इसी समय के आसपास करिश्मा कपूर ने अपने नाम की स्पेलिंग में भी बदलाव कर लिया था, जहां पहले वो स्पेलिंग लिखती थी KARISHMA, लेकिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने पर करिश्मा कपूर ने अपने नाम में से H को हटा लिया था और फाइनली वो स्पेलिंग लिखने लगी KARISMA। और करिश्मा कपूर के हिसाब से नाम की स्पेलिंग बदलने का फर्क उनके करियर के ऊपर भी पड़ा, जहां 1994 के बाद तो करिश्मा कपूर की एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आने लगीं। आगे चलकर कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, जीत, सपूत, राजा हिंदुस्तानी, रक्षक और ऐसी कई और फिल्मों में करिश्मा कपूर देखने के लिए मिली। वैसे करिश्मा कपूर के घर वाले उन्हें प्यार से लोलो के नाम से बुलाते हैं और करीना कपूर को बेबो के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि करिश्मा कपूर का नाम लोलो उनकी माँ बबीता कपूर ने ही रखा था। एक्चुअली उन्हें एक हॉलीवुड एक्ट्रेस लोलो ब्रिगेडिया बहुत ज्यादा पसंद थी, तो उन्हीं के नाम से उन्होंने करिश्मा कपूर को ये निक नेम दिया था। वैसे जहां एक तरफ करिश्मा कपूर अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी के आसमान को छूती जा रही थीं, तो दूसरी तरफ उनके पीछे पीछे कंट्रोवर्सी भी चली आ रही थी। जैसे सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे जैसे गाने और सेक्सी 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 मुझे लोग बोलें जैसे गानों को लेकर काफी विवाद हुआ था। जहां सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे में गोविंदा के साथ में करिश्मा कपूर काफी अश्लील डांस स्टेप करती हुई नजर आई थी, और वाकई में एक फैमिली ड्रामा फिल्म में इस तरह के डांस स्टेप्स बहुत ज्यादा ही वल्गर थे। जहां एक ही खटिया के ऊपर गोविंदा और करिश्मा कपूर एक के बाद एक अपनी कमर मटका रहे थे। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो आई थी साल 1996 में, जब करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई। और कहीं ना कहीं राजा हिंदुस्तानी करिश्मा कपूर के करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई और करिश्मा कपूर अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा खूबसूरत इसी फिल्म में नजर आईं। ना तो राजा हिंदुस्तानी फिल्म के पहले लोगों ने करिश्मा कपूर को इतने खूबसूरत अंदाज में देखा और ना ही इसके बाद में देख पाए। राजा हिंदुस्तानी के गाने सुपरहिट रहे, हर कहीं पर ये गाने सुनने के लिए मिल रहे थे। करिश्मा कपूर और आमिर खान की जोड़ी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की, लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह थी इसमें आमिर खान और करिश्मा कपूर के बीच में फिल्माया गया एक लंबा लिप लॉक किसिंग सीन, जो वाकई में बहुत ही लंबा किसिंग सीन था। बारिश के मौसम में करिश्मा कपूर और आमिर खान के ऊपर इस गाने को ऊटी में शूट किया गया था और करिश्मा कपूर ने पहली बार ऑन स्क्रीन ये किसिंग सीन दिया था और ये बहुत ही लंबा था। और आमिर खान बॉलीवुड के ऐसे खुशनसीब और इकलौते एक्टर बने जिन्होंने करिश्मा कपूर और करीना कपूर दोनों को ही ऑन स्क्रीन लिप लॉक किस किया है। करिश्मा को राजा हिंदुस्तानी में और करीना को 3 इडियट्स में। खैर, इस किसिंग सीन को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन इस समय तक करिश्मा कपूर अपने करियर में एक स्टेप आगे बढ़ चुकी थीं और लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कैसी खबरें फैलाते हैं, इससे उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आगे चलकर डेविड धवन की कई फिल्मों में करिश्मा कपूर गोविंदा और सलमान खान के अपोजिट बैक टू बैक नजर आईं। और चाहे गोविंदा हो या सलमान खान, सबके साथ में करिश्मा कपूर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। वैसे आपको बता दें कि पहले राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय को साइन किया जाने वाला था, लेकिन उस समय ऐश्वर्या राय अपनी पढ़ाई में काफी बिजी थीं और मिस वर्ल्ड की तैयारी कर रही थीं, तो इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाई थीं। राजा हिंदुस्तानी के अगले ही साल 1997 में यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर हमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ नजर आईं, जिसमें उनके द्वारा निभाए गए एक मॉडर्न लड़की निशा के रोल को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि इसमें करिश्मा कपूर ने पूरी फिल्म में स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहने हुए थे और ये कपड़े उस समय ट्रेंडिंग में आ गए थे। मतलब इसके पहले तक लड़कियों के लिए ये स्पोर्ट्स वाले कपड़े इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इसके बाद मार्केट में इन कपड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी और करिश्मा कपूर के इस रोल को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इसमें काम करने के लिए करिश्मा कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। वैसे आपको बता दें तो ये एक सपोर्टिंग रोल था और पहले ये रोल मनीषा कोइराला, जूही चावला, उर्मिला मातोंडकर और शिल्पा शेट्टी को भी ऑफर हुआ था, लेकिन इन सब ने इस रोल को ठुकरा दिया था और बाद में ये करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ और करिश्मा कपूर ने इसमें काम किया था। करिश्मा कपूर ने बताया कि इसमें काम करने की एक और वजह ये थी कि इसमें उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ में काम करने का मौका मिल रहा था और इस बारे में वो कई बार अपने इंटरव्यूज में भी मेंशन कर चुकी हैं कि वो फिल्मों में श्रीदेवी जी और माधुरी दीक्षित को देखकर ही आई थीं और कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर के लिए माधुरी दीक्षित एक इंस्पिरेशन की जैसी थीं। तो वहीं आपको बता दें तो साल 1997 में ही आई फिल्म गुप्त में पहले काजोल वाला ये नेगेटिव रोल करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ था, जिसके लिए काजोल को अवार्ड भी मिला था, लेकिन अब चूंकि ये नेगेटिव रोल था और उस समय करिश्मा कपूर नेगेटिव रोल प्ले करना नहीं चाहती थी, इस वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। तो वहीं शाहरुख खान के साथ में कुछ कुछ होता है जैसी बड़ी फिल्म भी करिश्मा कपूर के हाथ से निकल गई। एक्चुअली में पहले इसमें रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए शाहरुख खान के अपोजिट करिश्मा कपूर को ही ऑफर किया गया था। उन दिनों करिश्मा कपूर ज्यादातर फिल्मों में लीड रोल ही निभा रही थी, तो इसमें ये सपोर्टिंग रोल था, इस वजह से करिश्मा कपूर ने खुद ही इसको नहीं किया और बाद में इस रोल को निभाया था रानी मुखर्जी ने।
वैसे आपको बता दें तो इस समय तक करिश्मा कपूर कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर चुकी थीं। जैसे 1997 में आई कॉमेडी फिल्म इश्क पहले करिश्मा कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन इसमें अजय देवगन भी काम कर रहे थे। तो अजय देवगन के साथ में उनके रिश्ते में पहले ही कड़वाहट थी, तो करिश्मा कपूर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और बाद में ये रोल मिला था जूही चावला को। कुछ ऐसे ही करिश्मा कपूर को फिल्म बॉर्डर के लिए भी साइन किया गया था, जब उनका अक्षय खन्ना के साथ में रिलेशन चल भी रहा था और इसमें उन्हें अक्षय खन्ना की मंगेतर का रोल निभाना था। लेकिन करिश्मा कपूर उस समय अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं और ये बहुत ही छोटा रोल था, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था और बाद में ये रोल मिला था पूजा भट्ट को। कुछ ऐसे ही करिश्मा कपूर ने अपने करियर में 2 ऐसी फिल्में ठुकराईं जो बाद में उनकी बहन करीना कपूर को मिली थीं। इनमें से पहली फिल्म थी साल 2001 में आई शाहरुख खान के साथ में अशोका। ये पहले करिश्मा कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन वो इसमें काम नहीं कर पाई थीं और बाद में इसमें करीना कपूर को लिया गया था। ठीक वैसे ही आमिर खान के साथ में आई फिल्म तलाश में भी पहले करिश्मा कपूर को साइन किया गया था, लेकिन वो इसमें काम नहीं कर पाई थीं और बाद में उनकी जगह पर उनकी छोटी बहन करीना कपूर को इसमें लिया गया था। तो पूरे 90 के दशक में करिश्मा कपूर का एक तरफ जहां ये फिल्मी सफर इतने अच्छे से चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही थीं। आपको बता दें तो 90s में अजय देवगन से ब्रेकअप हो जाने के बाद करिश्मा कपूर के अफेयर की खबरें आई थीं अक्षय खन्ना के साथ में, जो विनोद खन्ना के बेटे थे, और साल 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से उन्होंने अपना डेब्यू किया था। तो उस समय अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर लगभग हर मैगजीन की फ्रंट पेज पर होते थे। विनोद खन्ना और रणधीर कपूर एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे और कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने फोन करके विनोद खन्ना से ये बोला था कि हमें करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की शादी कर देनी चाहिए। और अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर भी एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और विनोद खन्ना को भी ये रिश्ता मंजूर था। लेकिन इस रिश्ते में एकमात्र प्रॉब्लम थी करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर, जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि विनोद खन्ना का करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उनके बेटे का करियर अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो बबीता कपूर को विनोद खन्ना के परिवार में वो स्टेबिलिटी नजर नहीं आई और उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। और करिश्मा कपूर हमेशा अपनी मां की बात को मानती आई हैं, उन्होंने कभी भी अपनी मां की बात को नकारा नहीं है। तो फाइनली करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना का ब्रेकअप हो गया था और कहा जाता है कि इस बात से अक्षय खन्ना इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि उन्होंने आगे चलकर कभी शादी नहीं की और आज भी अक्षय खन्ना वैसे ही कुंवारे हैं और कहीं ना कहीं इसका रीजन करिश्मा कपूर ही रही हैं। उन दोनों गोविंदा के साथ में करिश्मा कपूर कई फिल्मों में बैक टू बैक काम कर रही थीं और इन दोनों की जोड़ी लोग काफी पसंद कर रहे थे और इनकी फिल्में भी सुपर डुपर हिट हो रही थीं। तो उस समय करिश्मा कपूर गोविंदा के प्रति भी काफी आकर्षित हो गई थीं, लेकिन अब गोविंदा पहले से ही शादीशुदा थे। तो इन दोनों के बीच में अफेयर लगभग 1 साल तक चला, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए थे। तभी साल 1997 में बच्चन परिवार और कपूर परिवार के बीच में शादी हुई और ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए। ये शादी थी राज कपूर की बेटी रितु के लड़के निखिल नंदा की अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन के साथ में, जिस शादी में बच्चन और कपूर के अलावा बॉलीवुड के और भी कई सितारे आए हुए थे। और इसी शादी में करिश्मा कपूर की मुलाकात हुई थी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ में, जिनका उस समय तक फिल्मों में डेब्यू नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत जल्द ही फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। इस शादी में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की मुलाकात हुई, इन दोनों की दोस्ती हुई और आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जहां लगभग 3-4 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और इस समय तक करिश्मा कपूर कई फिल्मों में काम कर रही थीं और अभिषेक बच्चन जेपी दत्ता के साथ में अपनी डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी में काम करने के लिए तैयार थे। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2000 में और इसमें अभिषेक बच्चन के अपोजिट करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर ने भी डेब्यू किया। आपको बता दें कि अक्सर इस फिल्म के सेट पर करिश्मा कपूर भी आती रहती थीं और उस समय फिल्म रिफ्यूजी के सेट पर करीना कपूर अक्सर अभिषेक बच्चन को जीजू कह के बुलाती थीं, क्योंकि इस समय तक अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने यह डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। बस इंतजार इस बात का हो रहा था कि अभिषेक बच्चन की 2-3 फिल्में रिलीज हो जाएं। और बच्चन परिवार और कपूर परिवार ये पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे और काफी बड़े परिवार थे, तो इनके परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं थी। और फाइनली फिल्म रिफ्यूजी रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उस समय आपको बता दें तो फिल्म रिफ्यूजी में करीना कपूर और अभिषेक बच्चन के बीच में कुछ और इंटीमेट सीन भी शूट किए जाने थे, लेकिन अब करीना कपूर अभिषेक बच्चन को जीजू बुलाती थीं, तो उन्होंने ऐसे सीन शूट करने से मना कर दिया था, क्योंकि करीना कपूर को भी ये पता था कि आगे चलकर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर शादी करने वाले हैं। और लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली साल 2002 में मीडिया के सामने एक इवेंट में जया बच्चन ने करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई का भी ऐलान कर दिया था।
यहाँ तक कि यहाँ पर आप उनकी ये पुरानी क्लिप देख सकते हैं जहाँ पर जया बच्चन करिश्मा कपूर को अपनी डॉटर इन लॉ के नाम से बुला रही हैं। ये लगभग 2002 के आसपास की बात है और उस समय इन दोनों की शादी के लिए ये सारी चीजें सेट थीं। ये लगभग उसी समय की बात है जब साल 2002 में अभिषेक बच्चन ने करिश्मा कपूर के साथ में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में काम किया था। लेकिन उस समय इन दोनों की शादी बस होते होते ही रह गई और बीच में आ गया इन दोनों ही परिवार का ईगो। जहां करिश्मा कपूर अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं और जया बच्चन को तो आप जानते ही हैं कि वो कितनी खड़ूस हैं। अक्सर वो मीडिया के सामने इतने रूडली बिहेव करती हैं और उनका नेचर उस समय भी वैसा ही था। तो शादी के पहले जया बच्चन ने करिश्मा कपूर के सामने एक शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी और वो बच्चन परिवार की बहू बनकर उनके घर में ही रहेंगी। लेकिन जया बच्चन की ये बात करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर को बिल्कुल पूरी तरह से नागवार गुजरी, क्योंकि आप जरा सोचिए ये वही बबीता कपूर हैं जिन्होंने अपनी बेटी को एक्ट्रेस बनाने के लिए अपने पूरे खानदान से लड़ाई मोल ले ली थी और अपने दम पर इन बेटियों को पाला और पूरे घर से अलग रहने लगी थीं। और अब जब वो एक्ट्रेस बन गई और अपने करियर के बिल्कुल पीक पर है तो वो उसे फिल्मों में काम करने से मना क्यों कर देंगी। और जया बच्चन की इस बात का विरोध बबीता कपूर ने किया और ये रिश्ता टूट गया, क्योंकि बबीता कपूर ने अभिषेक बच्चन के शुरुआती 1-2 साल देख भी लिए थे जहां पर अभिषेक बच्चन की फिल्में बिल्कुल लाइन से फ्लॉप होती जा रही थीं। और ये वही समय था जब अमिताभ बच्चन भी पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL भी दिवालिया हो गई थी और अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। तो बबीता कपूर ने देखा कि अमिताभ बच्चन का करियर कुछ खास चल नहीं रहा है, आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है और अभिषेक बच्चन भी नहीं चल पा रहे हैं और कहीं से उन्हें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उस समय बच्चन परिवार में नजर नहीं आई, तो उन्होंने इस शादी के लिए मंजूरी नहीं दी। और फाइनली अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का भी ब्रेकअप हो गया और इसके 3-4 साल बाद अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली थी। अब 2000 के बाद करिश्मा कपूर भी कुछ वुमेन ओरिएंटेड और कुछ एक्टिंग बेस्ड फिल्मों में काम कर रही थीं और वैसे ही रोल सिलेक्ट कर रही थीं। और 2000 के बाद वो हमें फिजा, जुबैदा और शक्ति जैसी फिल्मों में नजर आईं, जहां फिजा में वो ऋतिक रोशन की बहन बनी हुई नजर आईं और इसमें करिश्मा कपूर ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। तो कुछ ऐसे ही फिल्म शक्ति भी बहुत अलग तरह की फिल्म थी जहां पूरी फिल्म में करिश्मा कपूर अपने छोटे बच्चे को बचाती हुई नजर आती हैं और जुबैदा में भी उनका रोल बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अलग था। तो इन सारे रोल्स में करिश्मा कपूर की काफी तारीफ हो रही थी। मतलब एक बात तो है कि करिश्मा कपूर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब फिल्में बदल रही हैं, ऑडियंस की चॉइस बदल रही है। खैर 2002 में अभिषेक बच्चन के साथ में उनकी सगाई टूट जाने के बाद करिश्मा कपूर ने 2003 में जाने माने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी, जिसने उस समय पूरी इंडस्ट्री को और करिश्मा कपूर के फैंस को पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया था, क्योंकि लोगों ने इसके पहले संजय कपूर का कभी नाम नहीं सुना था और ना ही उनको करिश्मा कपूर के साथ में पहले कभी देखा था। हालांकि नो डाउट संजय कपूर एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें जानते नहीं थे। और अचानक से 2003 में इन दोनों की पंजाबी रीति रिवाज से शादी हो जाती है और 2003 में संजय कपूर से शादी हो जाने के बाद में करिश्मा कपूर ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। हालांकि 2003 के बाद उनकी साल 2006 में एक डिलेड फिल्म रिलीज हुई थी मेरे जीवन साथी के नाम से, लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर की ऐसी कोई मेजर फिल्म देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि छोटी छोटी फिल्मों में वो हमें कभी कभी कैमियो करती हुई नजर आई और एक फुल फ्लेज्ड फिल्म हमें देखने के लिए मिली थी साल 2012 में डेंजरस इश्क, जिस फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये करिश्मा कपूर की कमबैक फिल्म है, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस दौरान करिश्मा कपूर हमें कुछ टीवी सीरियल्स में भी नजर आईं, जैसे करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में भी। लेकिन संजय कपूर से शादी के बाद लगभग करिश्मा कपूर पूरी तरह से फिल्मों से दूर हो गई थीं। अब यहाँ पर संजय कपूर के बारे में भी आपको थोड़ी डिटेल बता देते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर करिश्मा कपूर ने उनसे शादी क्यों की थी। तो आपको बता दें कि करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर और संजय कपूर की मां रानी कपूर एक समय एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड रही हैं। जहां तक कि कुछ समय संजय कपूर और करिश्मा कपूर एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और आगे चलकर संजय कपूर दूसरे स्कूल में पढ़ने लगे थे। तो बचपन से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, इनके परिवार एक दूसरे को जानते थे, अक्सर हंसी मजाक और एक दूसरे के साथ में उठना बैठना लगा ही रहता था। यहाँ आपको बता दें कि करिश्मा कपूर की जो मां है बबीता कपूर, उनकी संजय कपूर की मां रानी कपूर से मुलाकात हुई थी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। जब बबीता कपूर एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी हसीना मान जाएगी, इसी फिल्म के सेट पर वो रानी कपूर से मिली थी। एक्चुअली इस फिल्म की शूटिंग एक बंगले में होनी थी और ये बंगला रानी कपूर का था, तो ऐसे इन दोनों की दोस्ती हो गई थी और आगे चलकर इन दोनों के बच्चे भी साथ में पढ़े तो ये दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन फिर इन दोनों के बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ने लगे तो कुछ समय के लिए दूरियां बढ़ गई थीं, लेकिन 2002 और 2003 के आसपास ये दूरियां फिर से कम हो गईं
और आपको बता दें कि इस रिश्ते की पहल बबीता कपूर की तरफ से ही की गई थी कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बबीता कपूर अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी एक ऐसे लड़के से करने के लिए तैयार हो गई थी जिसकी ऑलरेडी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और लगभग 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था। जी हाँ, संजय कपूर पहले से ही मैरिड थे। उनकी साल 1996 में नंदिता मेहतानी के साथ में शादी हो चुकी थी, लेकिन इनकी शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। साल 2000 में इनका डिवोर्स हो गया था। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में काफी लड़ाइयां होने लगी थीं और इनका रिश्ता ज्यादा अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो शादी मात्र 4 साल तक ही टिकी। संजय कपूर की जो पहली पत्नी थी नंदिता मेहतानी, वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और आगे चलकर वो एक समय डिनो मोरिया, विद्युत जामवाल और यहाँ तक कि रणबीर कपूर को भी कुछ समय के लिए डेट कर रही थी। खैर, संजय कपूर की पहली पत्नी को हम छोड़ देते हैं और उनसे डिवोर्स हो जाने के 3 साल बाद संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से शादी कर ली। और इस शादी की पहल बबीता कपूर की तरफ से की गई थी क्योंकि उन्हें उनके परिवार में एक स्टेबिलिटी नजर आई, जो एक बिलियनियर परिवार था। हजारों करोड़ की संपत्ति उनके पास में थी और बबीता कपूर इतने सालों से अपनी बेटी करिश्मा कपूर के लिए एक ऐसे ही घर और एक ऐसे ही लड़के की तलाश में थी जो फाइनली उन्हें संजय कपूर के रूप में मिला। और करिश्मा कपूर उन्हें बचपन से जानती थी। हालांकि करिश्मा कपूर का उनके लिए ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मां बबीता कपूर की बात मानी और संजय कपूर से 2003 में अचानक ही शादी कर ली, जो शादी बड़े अच्छे से हुई और बॉलीवुड के और तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस शादी में आए थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। बबीता कपूर तो बिल्कुल खुशी से फूले समा नहीं रही थीं। उनको ये लग रहा था कि अब उनकी बेटी का फ्यूचर पूरी तरह से सेट है और अगर अब वो फिल्मों में काम करना बंद भी कर देंगी तो कभी उनको जीवन में आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संजय कपूर के पास में इतना पैसा है कि उनकी की पूरी 7 पीढ़ियां भी अगर कुछ नहीं करेंगी तो बैठे बैठे खाएंगी। तो इस तरह से इनकी शादी हो जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि संजय कपूर भले ही एक बिलियनियर थे, लेकिन उनका जो नेचर था वो बड़ा ही टॉक्सिक टाइप का था और उनके इसी नेचर की वजह से उनकी पहली शादी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। तो हुआ ये कि शादी के बाद में संजय कपूर करिश्मा कपूर को हनीमून पर ले गए, जहां उनके कुछ और फ्रेंड भी आए हुए थे। अब चूंकि करिश्मा कपूर को लगभग हर कोई जानता था क्योंकि वो इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस थीं और संजय कपूर भी करिश्मा कपूर को लेकर अक्सर ऐसे ही शो ऑफ करते थे कि उनकी इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस से शादी हुई है। लेकिन यहाँ हनीमून की रात पहली बार करिश्मा कपूर के सामने संजय कपूर का काला चेहरा सामने आया। जब संजय कपूर ने अपने खास दोस्तों के सामने करिश्मा कपूर को मिलवाया, उनसे इंट्रोडक्शन करवाया और बाद में करिश्मा कपूर की बोली लगा दी। अब देखो, संजय कपूर एक बिलियनियर थे तो उनकी लाइफ स्टाइल पहले से ही ऐसी थी और उनके लिए ये सारी बातें नॉर्मल थीं। तो संजय कपूर करिश्मा कपूर को भी अपनी इसी लाइफ स्टाइल में लाना चाहते थे और वो कपल स्वैप करवाना चाहते थे। हालांकि हर किसी के साथ में नहीं, उनके जो बहुत ही खास दोस्त थे केवल उनके साथ में। और हो सकता है कि संजय कपूर इसके पहले भी ऐसे स्विंगर एक्टिविटीज में और कपल स्वैप एक्टिविटीज में पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे हों और इसी के चलते उन्होंने करिश्मा कपूर को भी ये करने के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन करिश्मा कपूर ने इसके लिए मना कर दिया था। और ये सारी बातें मैं अपने कोई मन से नहीं दे रहा हूँ। करिश्मा कपूर ने जब संजय कपूर के साथ में कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया था तो ये सारे आरोप उन्होंने लगाए थे। यहाँ तक कि कुछ और अंदरूनी सोर्सेस की अगर माने तो संजय कपूर उस समय करिश्मा कपूर को अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ में अप्राकृतिक यौन संबंध यानी कि करने के लिए भी मना रहे थे। अब करिश्मा कपूर के लिए ये बहुत ही घिनौनी बात थी और ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो हनीमून छोड़कर ही आ गईं। और आप जरा सोचिए कि ये एक पत्नी के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि हनीमून की रात ही उसके पति की इतनी काली सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन करिश्मा कपूर ने ये बात किसी के साथ में शेयर नहीं की। आराम से वो संजय कपूर के साथ में रहती रहीं। ये बात उन्होंने अपनी मां बबीता कपूर को तक नहीं बताई थी और शादी हो जाने के लगभग 15-16 साल बाद करिश्मा कपूर ने ये सारी बातें सबके सामने बताईं। तो अब यहाँ पर कई लोग करिश्मा कपूर के ऊपर भी डाउट करने लगे कि ये इतनी बड़ी बात थी तो उन्हें कम से कम अपनी मां के साथ में तो इसे शेयर करना ही करना चाहिए था। और संजय कपूर की ये काली करतूतें देखने के बाद में वो तुरंत उनसे अलग हो सकती थीं और अपनी मां के घर वापस आ सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद उन्हें भी संजय कपूर के इतने सारे पैसे नजर आ रहे थे और करिश्मा कपूर के साथ में अगर इतना बुरा हुआ भी था तो वो आराम से ये घर छोड़ के अपनी माँ के पास चली जाती और इस समय भी उन्हें फिल्में आराम से मिल जाती। लेकिन इतने टॉक्सिक संजय कपूर के साथ में ही शादी के 2 साल बाद यानी कि 2005 में इन दोनों की एक बेटी हो जाती है जिसका नाम रखा जाता है समायरा कपूर। अब हनीमून की रात में इतना सब हो जाने के बाद इनका रिश्ता शुरुआत से ही बहुत ज्यादा खराब रहा। फिर भी करिश्मा कपूर संजय कपूर की ये सारी बातें सहती चली गई, उनका ये टॉक्सिक बिहेवियर वो सहती चली गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि करिश्मा कपूर की जब पहली प्रेगनेंसी चल रही थी और उनका हल्का पेट दिखने लगा था
तो उस समय संजय कपूर करिश्मा कपूर के पहनने के लिए एक बहुत महंगी ड्रेस लेकर आए थे, लेकिन ये ड्रेस करिश्मा कपूर को नहीं हो रही थी। तो संजय कपूर ने अपनी माँ से बोला कि एक थप्पड़ खींच के लगाओ, इतनी महंगी ड्रेस मैं इसके लिए खरीद के लाया हूँ और ये इसे पहन नहीं पा रही है, इसको बोलो कि ये अपनी फिटनेस को मेंटेन रखे। लेकिन करिश्मा कपूर उस समय प्रेग्नेंट थी। आगे चलकर करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के ऊपर और भी कई तरह के आरोप लगाए कि संजय कपूर ने उनका कभी ध्यान नहीं रखा। जहां तक कि जब वो प्रेग्नेंट थी उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती थी, तो ऐसे समय में भी संजय कपूर अक्सर पोलो खेलने के लिए चले जाते थे और कई बार उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो खुद पार्टी में चले जाते थे। और करिश्मा कपूर को शायद अपनी पहली ही प्रेगनेंसी में ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक है और ये शायद लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी शायद पैसों के चक्कर में करिश्मा कपूर ये सारी बातें सहन करती चली गईं। या चलो पैसे का चक्कर नहीं होगा तो बदनामी के डर से ही सही, लेकिन करिश्मा कपूर ये सारी बातें सहती रहीं। लेकिन धीरे धीरे संजय कपूर के अत्याचार करिश्मा कपूर के ऊपर और बढ़ते ही जा रहे थे और करिश्मा कपूर से उन्होंने मतलब रखना ही बंद कर दिया था। तो इसके बारे में भी करिश्मा कपूर ने कोर्ट में बताया था कि संजय कपूर ने उन्हें और उनकी बेटी को बिल्कुल ऐसे ही अनाथ छोड़ दिया था। ऐसा लगता था कि मानो उन्हें करिश्मा कपूर और उनकी बेटी से कोई मतलब ही ना हो। अब चूंकि संजय कपूर भी करिश्मा कपूर के ऊपर काफी नाराज थे क्योंकि करिश्मा कपूर उनकी लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो संजय कपूर ने भी करिश्मा कपूर के बारे में ये बोला कि करिश्मा कपूर और उनकी मां ने केवल उनकी प्रॉपर्टी देखकर, उनके पैसे को देखकर उनकी शादी उनसे करवा दी। बाकी ना तो करिश्मा कपूर उनकी फैमिली में रहने के लायक हैं और ना वो एक पत्नी की तरह रह रही हैं। और दोनों के बीच में इस तरह का विवाद कई सालों तक लगातार चलता रहा। लेकिन साल 2010 में करिश्मा कपूर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 2010 में उनके बेटे कियान का जन्म हुआ। और इसको लेकर भी कई लोगों ने करिश्मा कपूर के ऊपर आरोप लगाए कि जब शादी में इनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, संजय कपूर उन्हें इतना ज्यादा परेशान करते थे, तो दूसरा बच्चा कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि करिश्मा कपूर के बेटे का जन्म होने के पहले से ही संजय कपूर का किसी और के साथ में अफेयर चलने लगा था। और ये अफेयर किसी और के साथ में नहीं बल्कि उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के साथ में था, जिनके साथ में आगे चलकर उन्होंने 2017 में शादी भी कर ली थी। आपको बता दें कि प्रिया सचदेव भी बहुत पैसे वाली थीं और उनकी साल 2006 में एक जाने माने होटेलियर बिजनेसमैन विक्रम चटवाल से शादी हुई थी, जो और ज्यादा पैसे वाले थे। उनके सामने संजय कपूर भी कुछ नहीं थे। उस समय प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल की शादी इंडिया की सबसे महंगी शादी बन गई थी। मतलब जैसा कि आज के टाइम पर अंबानी की शादी होती है, कुछ वैसे ही लेवल की शादी विक्रम चटवाल की हुई थी, जहां मेहमानों को प्राइवेट जेट से बुलाया गया था और बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। लेकिन इन दोनों की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी और लगभग 2010 और 11 के आसपास इनका डिवोर्स हो गया था। और इनके डिवोर्स के बाद में ही प्रिया सचदेव और संजय कपूर एक दूसरे को डेट करने लगे थे। और कहा जाता है कि संजय कपूर तो लगभग 2012 और 13 के आसपास ही करिश्मा कपूर को डिवोर्स देने वाले थे, लेकिन उस समय उनकी प्रेगनेंसी के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया। और करिश्मा कपूर के साथ में शादी के चलते ही उनका अफेयर प्रिया सचदेव के साथ में भी चल रहा था और इस बात की जानकारी करिश्मा कपूर को भी थी। तो कई सालों से इतने अत्याचार सहती आ रही करिश्मा कपूर फाइनली अभी ये डिसाइड करती हैं कि वो संजय कपूर के साथ में नहीं रहेंगी और उन्हें डिवोर्स चाहिए है। और फाइनली 2014 में ये दोनों ऑफिशियली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ कोर्ट में लगभग 2 साल तक इनका ये डिवोर्स केस चला, इनका डिवोर्स नहीं हो पा रहा था। यहाँ बच्चों की कस्टडी को लेकर और कुछ और बातों को लेकर संजय कपूर और करिश्मा कपूर की सहमति नहीं बन पा रही थी। करिश्मा कपूर ये चाहती थी कि उनके बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर को मिले और संजय कपूर ये चाहते थे कि उनके बच्चों की कस्टडी संजय कपूर को मिले। यहाँ आपको बता दें कि संजय कपूर और करिश्मा कपूर के डिवोर्स होने के पहले ही संजय कपूर के साथ में प्रिया सचदेव उनके घर में रहने लगी थीं। जहाँ तक कि प्रिया सचदेव की विक्रम चटवाल के साथ में एक छोटी बच्ची भी थी, वो भी उनके साथ में रह रही थी। और ये सारी बातें करिश्मा कपूर देख रही थीं। तो इस बारे में उनका ये कहना था कि संजय कपूर अपने बच्चों को प्यार नहीं कर रहे हैं और किसी दूसरे की बच्ची को प्यार कर रहे हैं। खैर कोर्ट में लगभग 2 साल तक इन दोनों का केस चला और जब डिवोर्स नहीं हुआ तो करिश्मा कपूर ने फिर कोर्ट में इन सारी बातों का खुलासा किया कि कैसे संजय कपूर और उनके परिवार ने करिश्मा कपूर के ऊपर अत्याचार किए। हनीमून की रात में अपने दोस्तों के साथ में उनको शेयर करने वाली बात भी करिश्मा कपूर ने बोली। उन्हें पब्लिकली और प्राइवेटली मारने वाली बात भी करिश्मा कपूर ने बताई। उन्हें प्राइवेटली और पब्लिकली भी बहुत ज्यादा मारने की बात भी उन्होंने बताई। घरेलू हिंसा के कई आरोप लगाए और दहेज प्रथा का भी केस लगाया। और जब करिश्मा कपूर की तरफ से ये सारे बयान दिए गए, इसके बारे में सारी दलीलें दी गईं, तो जो डिवोर्स 2 साल से नहीं हो पा रहा था वो अगले 2 महीने में ही हो जाता है और बच्चों की कस्टडी मिल जाती है करिश्मा कपूर को। तो करिश्मा कपूर अपने बच्चों के साथ में अलग रहने लगी थीं और उन्हें हर महीने एलिमनी मिल रही थी।
और इधर 2016 में करिश्मा कपूर से डिवोर्स हो जाने के बाद में संजय कपूर 2017 में प्रिया सचदेव से शादी कर लेते हैं और प्रिया सचदेव से भी संजय कपूर को आगे चलकर एक बेटा होता है। खैर, ये सारी चीजें चलती जा रही थीं और इस दौरान करिश्मा कपूर ने दोबारा से अपना कमबैक करने की कोशिश की और कुछ टीवी सीरीज में वो नजर आईं। सुपर डांसर में वो जज बनी हुई नजर आईं, इंडियाज बेस्ट डांसर 4 में जज बनी हुई नजर आईं। इसके अलावा मर्डर मुबारक फिल्म में और ब्राउन वेब सीरीज में भी वो नजर आईं। और 2025 तक सारी चीजें नॉर्मल चल रही थीं, लेकिन अचानक से 12 जून 2025 को खबर आती है कि संजय कपूर की मृत्यु हो गई है। अब उनकी मृत्यु भी इतनी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई कि इसके ऊपर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। उस समय संजय कपूर लंदन के एक पोलो क्लब में पोलो खेलने के लिए गए हुए थे और यहाँ अचानक से एक मधुमक्खी आई, वो सीधे उनके मुंह के अंदर चली गई और उसने उनके गले में डंक मार दिया, जिसका जहर उनके गले में फैल गया और तुरंत संजय कपूर को हार्ट अटैक आ गया। इसके पहले कि एम्बुलेंस आ पाती कि वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इस तरह से किसी की मृत्यु हो जाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। चलो कोई एक्सीडेंट हो जाता या नॉर्मली हार्ट अटैक आता या कोई और घटना होती तो उसके ऊपर लोग यकीन भी कर लेते, लेकिन एक मधुमक्खी ने उनके मुंह के अंदर काटा और उनकी मृत्यु हो गई। खैर, वो लगभग 53 साल के थे और लगभग 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की उनकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मृत्यु का अफसोस ज्यादा किसी को हुआ ही नहीं था। भले ही करिश्मा कपूर अपने बच्चों के साथ में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई थीं, लेकिन करिश्मा कपूर के परिवार वालों की तरफ से कोई भी इसमें नहीं नजर आया। एक्चुअली एक बार तो जब संजय कपूर जिंदा थे तो उनकी करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर के साथ में तीखी बहस भी हो गई थी, जब संजय कपूर ने करिश्मा कपूर के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने पैसे के लिए उनसे शादी की है। तो उस समय रणधीर कपूर का ये कहना था कि ये कपूर खानदान की लड़की है और ये आज भी इतनी पॉपुलर है कि कहीं पे भी खड़ी हो जाएगी तो पैसे की बारिश होने लगेगी और कपूर खानदान के पास में ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि उन्हें किसी और के पैसों की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आगे चलकर तो रणधीर कपूर ने संजय कपूर को बिल्कुल थर्ड क्लास मैन और गिरा हुआ आदमी बोल दिया था। खैर, संजय कपूर की मौत का अफसोस भले ही किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उनकी लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। जहां संजय कपूर की मृत्यु के लगभग 7 हफ्ते बाद प्रिया सचदेव ने एक वसीयत पेश की जिसमें सारी संपत्ति उनके नाम पर थी। जहां तक कि इस वसीयत के हिसाब से इसमें संजय कपूर की मां रानी को और करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इस वसीयत पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि संजय कपूर अपनी मां रानी कपूर के तो बहुत ज्यादा करीब थे, तो उनके लिए तो वो जरूर कुछ न कुछ छोड़ कर जाते। और भले ही करिश्मा कपूर से उनके लड़ाई झगड़े चलते रहे हों, लेकिन करिश्मा कपूर के साथ में उनके जो बच्चे हुए थे उनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो वसीयत में उनके नाम पर भी कुछ न कुछ वो छोड़कर जरूर जाते। तो इस तरह से कई लोगों ने इस वसीयत को बिल्कुल झूठा बताया था कि प्रिया सचदेव ने इसको फर्जी तरीके से तैयार करवाया है। जहां तक कि इस वसीयत को और ज्यादा ध्यान से पढ़ने के बाद में कई स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें देखने के लिए मिली। यहां तक कि संजय कपूर और उनके बेटे के नाम की स्पेलिंग तक गलत थी और कुछ और गलतियां इसमें नजर आईं, जिससे कहीं न कहीं ये ऐसा लगा कि ये वसीयत पूरी तरह से फर्जी है और ये प्रिया सचदेव ने संजय कपूर के पैसे हड़पने के लिए नकली बनाई है। खैर, करिश्मा कपूर ने इसके ऊपर केस दायर किया और हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अपने बच्चों के लिए लगभग 20% हिस्सेदारी की मांग की। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि करिश्मा कपूर ने यहाँ पर संजय कपूर की प्रॉपर्टी से अपने लिए कुछ भी मांग नहीं की। उनकी मांग बस इतनी है कि संजय कपूर के जो बच्चे हैं उनको उनका हिस्सा मिलना ही चाहिए। खैर, अभी उनकी इस प्रॉपर्टी को लेकर ये केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और अभी ये कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे करिश्मा कपूर ये केस जीत जाएंगी, क्योंकि संजय कपूर के जो लीगल बच्चे करिश्मा कपूर के साथ में हैं, तो पिता की मृत्यु के बाद में बच्चों का उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हक तो बनता ही बनता है। वैसे आपको बता दें कि संजय कपूर की मृत्यु के बाद में कई लोगों को ये लगा कि जैसे संजय कपूर के ऊपर किसी ने काला जादू किया था और कई लोगों ने तो ये तक दावा किया कि करिश्मा कपूर ने ही ये काला जादू किया। अब ये जादू आखिर किया किसने था, इसके बारे में तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जिन हालातों में संजय कपूर की मृत्यु हुई थी उससे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वाकई में किसी ने कुछ तो किया था, क्योंकि काला जादू करने वाले ये बात जानते हैं कि मधुमक्खी का कितना ज्यादा यूज है और काला जादू करने के लिए लोग मधुमक्खी का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में संजय कपूर की मधुमक्खी की वजह से ही मृत्यु हुई और ऐसी परिस्थिति में मृत्यु हुई जो बहुत ही रेयर थी। मतलब शायद ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस होगा। इसके अलावा संजय कपूर के कुछ और लंबे समय से उनकी फोटोज और वीडियोस को देखने के बाद भी कई लोगों ने काला जादू होने के बहुत सारे अलग अलग तरह के दावे किए। खैर, जो भी हो, लेकिन संजय कपूर की जो मृत्यु थी वो बड़ी ही सस्पिशियस रही। जहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो बहुत ही खास दोस्त रहे प्रिंस विलियम्स, उनकी तरफ से भी कोई भी शोक संदेश कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिला। मतलब किसी के काम इतने बुरे भी हो सकते हैं क्या कि लोग मरने के बाद भी उससे नफरत करें।
खैर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर यह कानूनी लड़ाई अभी कोर्ट में चल रही है और कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा। वैसे आपको बता दें कि जब संजय कपूर से करिश्मा कपूर का 2016 में डिवोर्स हो गया था, उसके बाद में करिश्मा कपूर का नाम और भी कई लोगों के साथ में जुड़ा, जहां मुंबई के एक बिजनेसमैन संदीप तोसनीवाल ने लगभग 1 साल तक उन्हें डेट किया और उनके साथ में वो कई जगह पर नोटिस की गईं। और उन दोनों खबरें ये आ रही थी कि करिश्मा कपूर उनके साथ में शादी भी करने वाली हैं, लेकिन जल्द ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और इस बारे में करिश्मा कपूर का ये कहना था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, वो पूरी तरह से अपने बच्चों के करियर के ऊपर ध्यान देंगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई करिश्मा कपूर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो बहुत ही रेयर हैं और आपने शायद इसके पहले कहीं सुनी हो, जहां हमने उनके बिल्कुल जन्म से लेकर अभी तक की सारी विवादों के बारे में और सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी आपको बताया। वैसे करिश्मा कपूर मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद थी, खासकर से उनके गाने। लेकिन हमेशा ही उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही। भले ही पैसे की चलो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेंटली और फिजिकली करिश्मा कपूर बहुत ज्यादा परेशान रहीं। और करिश्मा कपूर की पूरी लाइफ ये दिखाती है कि भले ही लोगों के पास में बहुत सारा पैसा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान के पास में अगर पैसा है तो वो इंसान अच्छा हो और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चलती रहे। वैसे आपको करिश्मा कपूर कैसी लगती हैं? उनकी लाइफ के बारे में आपको क्या कहना है? उनकी लाइफ के बारे में ये सारे विवाद जानने के बाद हमें अपनी राय उनके बारे में जरूर बताइए, हम इंतजार करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बनाने में और जानकारी जुटाने में मुझे बहुत समय लगा है, तो प्लीज वीडियो को हाइप कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर करिए। और ऐसा ही बहुत ही डिटेल वीडियो आप किसी और एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।